आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। ऑलराइट, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ऑलराइट, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए हैं। ऑलराइट, तो आइए इस नोट के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल्स के। ऑलराइट, और हम इसको कवर करेंगे उसी सेम मैनर में जैसे कि हमने बाकी को कवर किया है। ऑलराइट, लेकिन यहां पे कुछ चीजें डिफरेंट होंगी इस की नेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं थी। और वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो वो है फुल फॉर्म। कि यहां पे कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है, तो क्या करना चाहिए इसमें? हमारा रूल जो है वो टूट रहा है यहाँ पे। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम फुल फॉर्म फाइंड नहीं कर सकते या नहीं बना सकते तो हमें इसका मीनिंग समझ लेना चाहिए। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल की, तो ये एक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है ट्रिब्यूनल्स। ऑलराइट, सो जो ट्रिब्यूनल वर्ड है बेसिकली वो ड्राइव्ड आउट हुआ है ट्रिब्यून वर्ड से, जिसका मतलब होता है ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट इन रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर है बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था यूरोप में और वेस्टर्न एशिया में। ऑलराइट, तो जब ये रूल कर रहे थे तो उनके पास था वर्ड ट्रिब्यून, जिसका मतलब था कि जो मजिस्ट्रेट होगा उसका ऑफिस, या फिर आप कह सकते हैं जो मजिस्ट्रेट है रोमन एम्पायर में वो होगा बेसिकली आपका पावरफुल पर्सन जिसको पावर्स ग्रांटेड होंगी जस्टिस की बाय द किंग। ऑलराइट, तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर ये किंग है तो ये अपॉइंट कर सकता है किसी को एज अ मजिस्ट्रेट और ग्रांट कर सकता है इनको पावर ऑफ जस्टिस। इसके बाद ये जो पर्सन है ये सीट लेगा किसी भी एक सिटी में एम्पायर की, और जहां पे भी जाएगा वहां पे वो हो जाएगा ट्रिब्यून, यानी जो मजिस्ट्रेट है उसका ऑफिस वहां पे है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है और मजिस्ट्रेट कौन होता है बेसिकली रोमन एम्पायर में। ऑलराइट, सेकंड थिंग है यहां पे वो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर। एस्टैब्लिशमेंट ईयर, तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स थे वो बेसिकली वो एस्टैब्लिश हुए थे इन द ईयर ऑफ 1976, आप कह सकते हैं। ऑलराइट, कुछ प्लेसेस में ये 1985 भी लिखा हुआ है। तो यदि अगर 1985 और 1976 दो क्लेम्ड ईयर हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि 1976 जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है और 1985 जो है वो उतना गलत आंसर भी नहीं है? ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पे दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको दे चुका हूं। तो आंसर ये है, इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, ये एक ट्रिक है। तो अगर हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, ऑलराइट, अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली आप कह सकते हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो ये थी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यून वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट रोमन एम्पायर में।
इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1976 में, लेकिन स्टैब्लिश हुए 1985 में। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पेरेंट मिनिस्ट्री है इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑलराइट, तो ट्रिब्यूनल्स जो है बेसिकली वो स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो स्टैब्लिश हुई हैं अंडर वेरियस लॉज इन इंडिया टू एजुडिकेट स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स या मैटर्स जो कि रिलेटेड है टू एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स और बाकी स्पेशलाइज्ड एरियाज से। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनकी जरूरतों की कि क्यों हमने ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश किया जबकि हमारे पास कोर्ट्स थे 3 लेवल पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम लेवल पे, ऑलराइट, हाई कोर्ट, ऑलराइट, और फिर आता है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो हमारे पास पहले से कोर्ट थे, तो हमने ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश क्यों किया? क्यों? क्योंकि यहां पे था आपका हाई प्रेशर इन हैंडलिंग ऑफ मल्टीपल केसेस जो बिलोंग करते हैं आपके वेरियस या फिर कहें पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरियाज में। हाई प्रेशर था यहां पे मल्टीपल केसेस को हैंडल करने के लिए जो कि काफी स्पेशलाइज्ड थे एरियाज में। तो इन रीजंस की वजह से क्या हो रहा था, यहां पे था कई और केसेस भी पेंडिंग हो जा रहे थे। ऑलराइट, तो ये बहुत ट्रू स्टेटमेंट है बेसिकली कि हमारे पास कोर्ट सिस्टम है। मैं एग्री भी करता हूं चीज पे, लेकिन जो कोर्ट सिस्टम है बेसिकली वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है पहले से ही पेंडिंग केसेस के, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस हैं और एडवोकेट्स हैं और बाकी फील्ड एक्सपर्ट्स हैं जिनकी जरूरत होती है सेटलमेंट करने में डिस्प्यूट्स के जो कि पेंडिंग होते हैं कोर्ट्स में। ऑलराइट, तो इस केसेस में अगर कोई केस है वो कोर्ट में आता है जिसके पास स्पेशल काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टैक्स या अदर स्पेशलाइज केसेस की प्रॉब्लम है, तो इस केसेस को क्या पहले सुनना चाहिए? अगर ऐसा है तो जस्टिस कैसे इंश्योर होगा, ये क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी बाकी केसेस की? क्योंकि जो लोग हैं जो कि उन केसेस के लिए लड़ रहे हैं बहुत लंबे समय से पेंडिंग केसेस की वजह से या लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कोर्ट सिस्टम में, तो सडनली कोई आता है और कहता है कि मेरे पास कोई स्पेशलाइज्ड केस है, ऑलराइट, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, टैक्स से है, बाकी एरिया से, तो अगर हम उनको प्रायोरिटी देंगे तो क्या ये अनजस्टिस नहीं है उन लोगों के लिए जो अपने केसेस के लिए बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं? क्योंकि जो उसका केस है वो होल्ड पे चले जाएगा, पहले से ही वो काफी लंबे समय से लड़ रहा है। तो इसी वजह से यही रीजंस थे कि हमें एस्टैब्लिश करने पड़े ट्रिब्यूनल्स। जो ट्रिब्यूनल्स थे और बेसिकली वो ना सिर्फ एस्टैब्लिश हुए जनरल कॉज के लिए, नॉट फॉर अ जनरल कॉज, ऑलराइट, बल्कि फॉर ए वेरी स्पेसिफिक केसेस के लिए, जो इंक्लूड करता है आपका क्वेश्चन ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियाज। ऑलराइट, तो ये था मेन रीजन। ऑलराइट, क्योंकि जनरल केसेस जो हैं उनको कोई भी हैंडल कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है जो स्पेशलाइज्ड फील्ड से बिलोंग करता है और वो कोर्ट में आता है जब कोर्ट में पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर है पेंडिंग केसेस का जनरल नेचर के, तो इस सिनेरियो में ये गुड आइडिया नहीं है कि कोर्ट उनको प्रेफरेंस दे स्पेशलाइज केसेस को, क्योंकि ये हो जाएगा अनजस्टिस टू द पर्सन जो कि लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हैं। सेकंड है कि ये गुड आइडिया नहीं है उस केस को ड्रॉप आउट करना, क्योंकि उसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाइड है, ऑलराइट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स या बाकी स्पेशलाइज एरियाज में, जिन्हें के रिजॉल्व करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो जो मिडवे है इस प्रॉब्लम का वो है कि आप ट्रिब्यूनल्स को स्पेशलाइज कर दें या एस्टैब्लिश कर दें जो इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव फोरम
टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स आउटसाइड द रेगुलर कोर्ट सिस्टम, जो एम करता है फॉर फास्टर और एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग में। ऑलराइट, क्योंकि जैसा हमने बोला, और यहां उदाहरण लें बेसिकली कि ये है कोर्ट। तो अब यहां पे दो लोग आते हैं। ये जो पर्सन है इसके पास पहले से ही जनरल केस है और ये केस को काफी लंबे समय से लड़ रहा है, और ये जो इंसान है ये स्पेशल काइंड ऑफ केस के साथ आता है और उस केस के साथ जिसको स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जो जुडिशरी या जज सिस्टम जो है यहाँ पे, जो कि इस कोर्ट में है, क्या क्या उनको जनरल केस को पहले हैंडल करना चाहिए या फिर स्पेशलाइज केस को? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। लेकिन अगर कोर्ट इमीडिएटली हैंडल करना शुरू कर देता है स्पेशल केस को, तो जो कोर्ट है उसको रिक्वायर होगा, द कोर्ट रिक्वायर्ड, उनको चाहिए होगी एडवाइस एक्सपर्ट्स की। ऑलराइट, तो जब केस कोर्ट के पास आएगा, कोर्ट उस केस को रेफर कर देगा एक्सपर्ट पैनल पे। एक्सपर्ट पैनल जो है वो उस केस को वापस करेगा कोर्ट पे रिव्यू के साथ में। ऑलराइट, और फिर कोर्ट रिव्यू करेगा उस चीज को। ऑलराइट, कोर्ट रिव्यू करेगा, तब जो उसकी हियरिंग है, सुनवाई है, वो शुरू होगी। ऑलराइट, और उसके बाद जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है आपकी एक तरीका जो हम फॉलो करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये शॉर्ट टाइम पीरियड है या फिर ये इफेक्टिव मेथड है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि पहले जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या उनको जनरल केस हैंडल करना चाहिए या स्पेशलाइज केस हैंडल करना चाहिए। अगर कोर्ट स्पेशलाइज केस को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसको एडवाइस चाहिए एक्सपर्ट से। ऑलराइट, क्योंकि कोर्ट मेंबर्स जो हैं वो जनरली उस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो कोर्ट है वो वापस से रिसीव करेगा फाइल्स को एक्सपर्ट पैनल से, फिर रिव्यू करेगा, फिर हियरिंग स्टार्ट होगी, और ये बहुत लंबा समय ले जाएगा उस डिस्प्यूट को सेटल करने में। तो इस सिनेरियो में जब कोर्ट एंगेज हो जाता है स्पेशल केसेस को, तो जनरल केसेस जो है वो पेंडिंग हो जाएंगे, और जो स्पेशल केस है वो लंबा समय लेगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा का समय लेगा। तो इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है ट्रिब्यूनल्स की, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पहले से ही स्पेशल काइंड ऑफ केसेस के लिए बने होते हैं। तो उनके पास स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स पहले से ही होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फाइल्स को सेंड करने की एक्सपर्ट कमिटीज के पास में, बल्कि वो डायरेक्टली ही उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो ये होता है बेनिफिट ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने का। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ट्रिब्यूनल्स। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली उन एग्जाम्स के लिए जो कवर करते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज के लिए, इस कंट्री के लिए। ऑलराइट, और हो सकता है कि आपको काम करना पड़ेगा स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज में जो कि रिलेटेड होंगे ट्रिब्यूनल्स से, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स के लिए ही बने हैं। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप प्रॉपर फंक्शनिंग को समझ सकें ट्रिब्यूनल्स की। ऑलराइट, तो फर्स्ट फैक्ट है यहाँ पे, ये होते हैं क्वासी जुडिशियल इन नेचर। इसका मतलब हुआ कि ये हाफ जुडिशियल होते हैं नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं आपके, बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बने होते हैं आपके एक्सपर्ट पैनल के। ऑलराइट, तो शायद ये अवेयर होंगे एक्सपर्टीज से जिनकी रिक्वायरमेंट होती है इन उस फील्ड में। ऑलराइट, तो यहां पे चांसेस होते हैं कि ये अवेयर नहीं होंगे जुडिशियल प्रोसेस से जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर दैट केस, उस केस के लिए।
ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पे ये होते हैं हाफ जुडिशियल नेचर। इसका मतलब हुआ कि हाँ, ये जुरिस्डिक्शन तो पास कर सकते हैं, लेकिन जो इनका जुरिस्डिक्शन है उसे चैलेंज किया जा सकता है, इसीलिए ये होते हैं आपके हाफ जुडिशियल। सेकेंड थिंग है यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे होता है आपका मेंशन, कोई भी मेंशन नहीं है ट्रिब्यूनल्स का, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ऑलराइट, और बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑलराइट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके सामने। मैं आपको बता चुका हूं 1976 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑलराइट, और 1985 में इनको एस्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो हमने पहली चीज को अचीव कर लिया और हमने सेकंड चीज को अचीव किया अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक आप कह सकते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया ट्रिब्यूनल सिस्टम को। ऑलराइट, इससे पहले हमारे पास सिर्फ जुडिशियल सिस्टम था जो कंप्राइज करता था आपका सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सब ऑर्डिनेट कोर्ट को। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होंगी कि क्यों ये क्वासी जुडिशियल नेचर में होता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल पावर्स को इस्तेमाल करता है, यानी इनके पास अथॉरिटी होती है केसेस को सुनने की, डिस्प्यूट को रिव्यूज करने की, लेकिन ये सारी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते सिविल कोर्ट की, क्योंकि हो सकता है इनके पास एक्सपर्टीज हो उस पर्टिकुलर फील्ड की, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो मेंबर्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीजर से अवेयर ना हो। ऑलराइट, जो जुडिशियल प्रोसीजर होगा उस केस का, उससे ये लोग अवेयर ना हो, दैट केस। ऑलराइट, तो इसी वजह से इनको सारी पावर्स नहीं दी जाती रेगुलर कोर्ट्स की। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एक्सपर्टीज। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इस चीज की, तो हमें बात करनी चाहिए एक चीज की और। तो बेसिकली जब आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1976 में, तो बेसिकली इसने आपके दो मेन आर्टिकल्स दिए थे। पहला था आपका आर्टिकल 323 ए, सेकेंड आर्टिकल था आपका आर्टिकल 323 बी। तो ये थे आपके दो मेन आर्टिकल्स जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे बाय दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्वेश्चन अब ये है कि इनकी पावर क्या थी, आर्टिकल 320 ए की और 323 बी की। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। पहली थी आर्टिकल 323 ए। ओके, ऑलराइट, तो जो ट्रिब्यूनल है वो सेटअप हो सकता है किसी भी मैटर पे जो रिलेटेड हो आपका ओनली पब्लिक सर्विस से। ऑलराइट, तो आर्टिकल 323 ए कहता है कि ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जा सकता है उन मैटर्स के लिए जो रिलेटेड होंगे ओनली पब्लिक सर्विसेज मैटर से, जबकि आर्टिकल 323 बी जो है, ऑलराइट, इसका मतलब होता है जो ट्रिब्यूनल्स हैं
Setup for उनको सेटअप किया जा सकता है फॉर एनी मैटर other than अदर देन public पब्लिक services. सर्विसेज। Okay. ऑलराइट, So Article 323B आर्टिकल 323 जो है वो कहता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सेटअप किया जा सकता है फॉर एनी मैटर्स अदर देन पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको कवर कर लिया गया आर्टिकल 323A में। यानी मतलब हुआ services like कि जो सर्विसेज होंगी आपकी, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज हो गया आपका, ओके, like tax, टैक्सेस हो गए आपके, ठीक है, like sealing of urban property, सीआर अर्बन प्रॉपर्टी को सील करना हो गया आपका, urban property, ऑलराइट, like land reforms, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए आपके, okay, ओके, like water dispute, जैसे कि वाटर डिस्प्यूट हो गए आपके, बाकी चीजें हो गई, okay. ऑलराइट। This is the basic तो ये होता है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। अगर हम बात करें बाकी डिफरेंसेस की, तो अगर हम बात करें प्रोविजंस की या डिफरेंसेस की, तो पहला है only कि सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर द public services, पब्लिक सर्विसेज, tribunals ट्रिब्यूनल्स जो हैं could be set up. उनको सेटअप किया जा सकता है, Okay. ठीक है। The first difference. ये है पहला डिफरेंस। Second, सेकंड है आपका only कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है could set up the वो सेटअप कर सकता है tribunal ट्रिब्यूनल को under अंडर this act. इस एक्ट के, ऑलराइट। Third, थर्ड पॉइंट है कि only सिर्फ और सिर्फ one tribunal एक ही ट्रिब्यूनल जो है for center वो होगा सेंट्रल के लिए or और for state फॉर स्टेट, or for या फिर कहें ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए, group of states to be ऑलराइट। set up. तो सेटअप किया जा सकता है, Okay. ओके। Means that तो इसका मतलब हुआ आर्टिकल 323A के तहत ट्रिब्यूनल्स को सिर्फ सेटअप किया जा सकता है पब्लिक सर्विसेज के लिए, ना कि बाकी मैटर्स के लिए। only the parliament सिर्फ पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर होती है कि वो ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकता है अंडर आर्टिकल 323A, और सिर्फ एक ही ट्रिब्यूनल एक बार में सेटअप हो सकता है, या तो सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए, ऑलराइट। this is about the तो ये था आपका आर्टिकल 323A, all right. ओके। If we talk about अगर हम बात करें आर्टिकल 323B की, article आर्टिकल 323 323B, thereafter तो the first is जो पहली चीज यहां पे है tribunal वो है आपका could be set up उसको सेटअप किया जा सकता है for फॉर other matters also, अदर मैटर्स ऑल्सो, like the taxation, land reform, जैसे कि हो गया आपका टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, वाटर डिस्प्यूट या अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग्स या बाकी, ऑलराइट। second, सेकंड है आपका both दोनों के लिए सेटअप किया जा सकता है, parliament चाहे पार्लियामेंट हो and state या फिर स्टेट हो, could उनके लिए set up the सेटअप किया जा सकता है tribunal ट्रिब्यूनल under अंडर this दिस article, आर्टिकल। depending upon ये the डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पावर्स पे, okay. ऑलराइट। Third point is that थर्ड पॉइंट है tribunals hierarchy जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी हायरार्की जो है could be वो created. क्रिएट की जा सकती है, So
तो ये था आर्टिकल 323B। ऑलराइट, पहली चीज है कि ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया सकता है बाकी मैटर्स के लिए भी। सेकंड पॉइंट है कि चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट हो, ऑलराइट, दोनों के पास पावर होती है ट्रिब्यूनल को सेटअप करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं 323A की, तो वो सिर्फ होता है सिविल सर्विसेज के लिए और पावर से पार्लियामेंट के पास होती है सेटअप करने के लिए ट्रिब्यूनल। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल बी की, तो बाकी सारे मैटर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं और चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट हो, दोनों ही ट्रिब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है लेजिस्लेटिव पावर पे। यानी अगर उन फील्ड्स पे या उन एरियाज पे जो लेजिस्लेचर में आता है स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है ट्रिब्यूनल को। उसके बाद ट्रिब्यूनल हायरार्की भी क्रिएट की जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम प्रीवियस वन में जाएं 323A में, तो सिर्फ एक ट्रिब्यूनल ही सेटअप हो सकता था, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए। लेकिन 323B पे ट्रिब्यूनल हायरार्की को क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि टॉप ट्रिब्यूनल आ गया, फिर इमीडिएट सबऑर्डिनेट आ गया, या फिर इमीडिएट ट्रिब्यूनल आ गया, फिर आ गया उसके नीचे वाला ट्रिब्यूनल आ गया। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं अब कि एक हुआ स्टार्टेड ट्रिब्यूनल, फिर इंटरमीडिएट ट्रिब्यूनल और फिर फाइनल। तो ये होती है आपकी हायरार्की, जिसको क्रिएट कर सकता है अंडर आर्टिकल 323B। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए। ऑलराइट, और अगर हम बात करें इस चीज की, तो हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की, या एक इंपॉर्टेंट केस की, जो था आपका चंद्र कुमार केस 1999 का। तो ये बहुत फेमस केस है आपका, और 1997 था, ये बेसिकली 1999 था। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 1976 का, जब ये ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश करता है, तो यहां पे क्वेश्चन था कि अगर ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होता है और अगर वो स्पेशल केसेस को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि जुडिशियल सिस्टम जो है वो वैसा ही काम करता रहेगा जैसा वो करता आ रहा था। क्योंकि अब जो कुछ केसेस हैं वो जुडिशियल केसेस की जगह ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, और अगर किसी को लगता है कि जो उसका केस है जो ट्रिब्यूनल हैंडल कर रहा था वो मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हैंडल हुआ है, या फिर वो प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है उसको ट्रिब्यूनल से, उसको ट्रिब्यूनल से प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो इस केसेस के रिगार्डिंग क्या चीज है। तो इसकी वजह से ये ईयर था 1987 का, और ये था चंद्र कुमार केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया सभी प्रोविजंस को, जिसमें कि जो ट्रिब्यूनल्स थे उनके डिसीजंस जो थे वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन थे सुप्रीम कोर्ट के, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और बोले हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो आने चाहिए अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और आप कह सकते हैं कि कोई भी मैटर, या फिर कहें कोई भी क्लेम जो कि है आपका अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, उसको चैलेंज किया सकता है कोर्ट में। ऑलराइट, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं बेसिकली वो कंपोज होते हैं बाय द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड जजेस हो गए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जिनके पास लीव एंड फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि यहां पे चांसेस हो सकते हैं कि वो अवेयर ना हो
judicial action जुडिशियल एक्शन से, to be taken जिसे कि उस केस में in this scenario. लेना चाहिए था या उस सिनेरियो में लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं लेकिन जुडिशियल एक्सपर्ट नहीं है। हालांकि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो यहाँ पे है, लेकिन तब भी यहाँ पे चांसेस है कि जो अनजस्टिस है या फिर रॉन्ग डिसीजन है उसे लिया जा सकता है। इसी वजह से 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया और ये बोला कि कोई भी क्लेम जो है जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट लिया जाता है उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और उन्होंने बाकी सारे प्रोविजंस को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के या 1985 के, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे ट्रिब्यूनल्स को कि वो जुरिसडिक्शन से बाहर रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कवर किया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिब्यूनल्स के साथ ही और हम बाकी फैक्ट्स को भी देखेंगे। तब तक आज सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने इस लेक्चर में रिवाइज किए हैं। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।